लगता है। मेरा उस समय शौक इलेक्शन लड़ने का ज़्यादा था, और मुझे पहली बार जो किताबें पढ़ के लगा कि पढ़ना एक खूबसूरत चीज़ है, वो ओशो की ही किताबों से लगा, क्योंकि उनकी बातें बहुत रीजनिंग वाली होती हैं, रैशनल होती हैं। तो जिसको बोलते हैं बह जाना, तो मैं बह गया था उनके साथ। मुझे लगा कि इससे परे तो अंतिम सत्य हो ही नहीं सकता। 17 की उम्र में अंतिम सत्य बहुत जल्दी मिलता है, लेकिन बाद में फिर ये भी होता है कि आपको लगता है कि नहीं, कुछ और भी, कुछ और भी, कुछ और भी। तो ओशो को मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मुझे एक नॉन सीरियस, नॉन एकेडमिक व्यक्ति से एकेडमिक क्यूरियोसिटी वाला व्यक्ति बनाने में जो टर्निंग पॉइंट है वो ओशो है। उसके बाद फिर मैंने सवाल पूछने शुरू कर दिए ओशो को पढ़ने के बाद, हर चीज पे पूछे। तब मैं जहाँ रहता था वो एक आरएसएस के ग्रुप का एक हॉस्टल था, फिर मुझे वहां भी सवाल दिमाग में आने लगे। मेरे कॉलेज में कई दोस्त लेफ्टिस्ट थे, उनसे भी सवाल पूछने लगा। तो धीरे धीरे मैंने पाया कि कोई विचारधारा ऐसी है नहीं जहां टिका जा सके। सबसे अच्छी बातें लेते रहो, किसी से जंजीर बांधने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, उसके बाद मैंने फिलॉसफी में लगभग सारे थिंकर्स को पढ़ा, भारत में, पश्चिम में भी, सोशियोलॉजी को पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा। तो जैसे जैसे आप बहुत लोगों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपका चीजें और समृद्ध होती हैं, दिमाग खुलता जाता है। खुलता है। तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं ओशो का फॉलोवर हूँ या सिर्फ ओशो ने मुझे बनाया है, लेकिन पहला स्थान उन्हीं का रहा है और अभी भी ठीक ठाक है, और उनके कई थॉट्स मुझे प्रभावित करते हैं आज भी। मेडिटेशंस नहीं किए? मेडिटेशन मैंने अब शुरू की है कुछ कुछ करना, पहले मैं कभी नहीं कर पाया था, कोशिश की तो भी नहीं हुआ था। अभी 1-2 महीने से मैंने आजकल ध्यान प्राणायाम करना शुरू किया है। अच्छा। और मैं लगभग रोज तो किसी गुरु का, मतलब किसी का? हाँ, एक हमारी टीचर हैं जो घर पे आती हैं, वो घर के सब मेंबर्स के लिए है। अच्छा। तो मैं लगभग नियम से प्राणायाम तो आजकल रोज करता हूँ। अच्छा। ध्यान के बिंदु तक एग्जैक्टली नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन कभी कभी रियलाइज होता है कि हाँ, मैं उसके आसपास पहुंच रहा हूँ। अच्छा। और मेरी इच्छाओं में से, मतलब विश लिस्ट में एक तो है कि मैं विपस्सना करूं। 2-3 साल से सोच रहा हूं, कर नहीं पाया हूं। ओशो का जो ध्यान है वो बहुत ही रोचक है। मैंने एक बार, डायनामिक ज्यादा है, डायनामिक है ना। एक बार श्री श्री रविशंकर जी वाला जो है द आर्ट ऑफ लिविंग, मैंने बहुत पहले 20 साल पहले वो कोर्स कवर किया था, 7 दिन का, सोहम वाला, जो सुदर्शन क्रिया होती है। तो मेरे आसपास सब लोगों का मेडिटेशन बढ़िया से हो गया था, मेरा नहीं हो पाया था क्योंकि मैं दिमाग बहुत चला रहा था। जब दिमाग बहुत चलाते हैं फिर वो मतलब सहज हो ही नहीं पाते, तो मुझसे नहीं हो पाया था। अब मुझे लगता है कि मैं उस भाव भूमि पर हूँ कि शायद मैं ध्यान कर पाऊंगा। तो ओशो का डायनामिक मेडिटेशन जो है, मुझे लगता है कि जैसे रविशंकर जी का है, तो वो बहुत इजी है किसी नए आदमी के लिए, क्योंकि म्यूजिक के रिदम पे हो जाता है। सारा खेल इस बात का है कि आपका पूरा ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए। अब किसी को ये कहना कि इस चीज को देखो, तो वो बहुत आसान नहीं होता है। रिदम पे फोकस करना आसान है, तो सोहम की साउंड की स्पीड और आवृत्ति बढ़ने से ध्यान लगाना, आपने देखा सोहम कैसे एक बार किया है इनफैक्ट। तो उसमें क्या होता है, कभी धीरे बोलेंगे, कभी तेज बोलेंगे, इतना तेज रिपीट करेंगे, स्लो रिपीट करेंगे, उससे होता ये कि आप उसी में खो जाते हैं कि धीरे है कि तेज है, तो ध्यान फोकस हो गया आपका। ओशो का तो मुझे लगता है कि ज्यादा प्रैक्टिकल है, हालांकि मैंने किया नहीं। ओशो का लगता है बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि डायनामिक मेडिटेशन मैंने पढ़ा है उसके बारे में। उसमें जो रेचन होता है ना, सुबह पूरा निकाल दो, जो उसका सेकंड पार्ट शायद वो होता है, मेरे भयानक होता है, क्योंकि बहुत तेज सांस लेने से क्या होता है कि एक तो दिमाग बैठने लगता है, जो कैथारसिस या विरेचन या रेचन कहेंगे, उसमें मेरे ख्याल से चिल्लाने वाला होता है कि चीखो, चिल्लाओ। कुशन्स रहते हैं वहाँ पे कि आपको कुशन को, किसी पे गुस्सा है तो फाड़ दीजिए। एक फिल्म आई थी, अच्छा, वाइल्ड वेस्ट की, लाइफ इन मेट्रो, उसमें इरफान खान जो नायिका है फिल्म की, उसको एक टंकी की छत पे ले जाते हैं और बोलते हैं बहुत जोर से चिल्लाओ, और चिल्लाने से उसको जो कैथारसिस की फीलिंग आती है। तो मेरे ख्याल से ऐसी फीलिंग्स वहाँ आती होंगी। तो डायनामिक मेडिटेशन हो या उनका कुंडलिनी वाला हो, मैंने उनको पूरा प्रोसेस पढ़ा है। कुंडलिनी का ये शाम का टाइम होता है, टाइमिंग्स भी है सब। अच्छा। कि डायनामिक आपको सुबह 5 से 6-7 बजे तक करना है मैक्सिमम।
कुंडलिनी नॉर्मली जब कैंप में हम लोग जाते हैं तो ये 4-5 बजे लंच के 2-3 घंटे बाद कराया जाता है। एक नाद ब्रह्म होता है, वो पता नहीं आपको? नाद ब्रह्म तो माय गॉड, उसमें आधा घंटा सिर्फ हमिंग जैसे हम लोग करते हैं, और उसके बाद बहुत धीरे भ्रामरी की तरह, लेकिन उसमें कान बंद नहीं करते। और अगले 2 चरण में हाथ इतने धीरे, तो मैं जब शुरू में गई तो मैंने ऐसे मुझे लगा घुमाने ही है, तो उन्होंने कहा आपका माइंड बहुत ज्यादा ही भाग रहा है, तो उसको इतना स्लो कर देना है कि पता ही ना चले कि हाथ मूव कर रहा है। मतलब हाउ स्टेबल, कितना आप स्टिल हो सकते हो, उसकी एक प्रैक्टिस है। पर जो आपने विपश्यना का जिक्र किया ना, वो एक मुझे बात बहुत अच्छी लगती थी कि ओशो कहते थे विपश्यना उस समय शुरू हो चुका होगा, बोले विपश्यना होता सबको शांत कर दिया, अब अंदर तो भरा हुआ है गुस्सा, नफरत किसी के प्रति या दुख, वो बिल्कुल जैसे सोडा बॉटल पे आपने कॉर्क लगा दिया तो वो बुलबुले तो अंदर रह गए। तो वो हमेशा कहते थे कि विपश्यना करना है तो पहले 21 दिन डायनामिक। हाँ, ये बात भी ठीक है। जो निकालना है जब निकल जाएगा तब शांत बैठ पाओगे, बट 21 दिन डायनामिक अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फर्क पता चलेगा। नहीं, जितना मैंने उसका सिस्टम पढ़ा, मुझे लगता है कि वो शायद 2-3 दिन में ही रियलाइज होना शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, मेरी मतलब आगे की योजनाओं में मेडिटेशन में सिद्धहस्त होना भी है, क्योंकि मेडिटेशन के फायदे बहुत ज्यादा हैं, मैं जानता हूँ। न्यूरो साइंस सब तो साबित कर चुका है। पहले तो लोग कहते थे, अब पिछले 70 साल में क्या हुआ कि एक अपने ईसीजी जैसे होता है हार्ट के लिए, कैसे ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, जो दिमाग पे बहुत सारे हम लगाते हैं डायोड्स, और उससे हम पकड़ते हैं कि दिमाग के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो कैसे कैसे मूव कर रही है। सोचना, महसूस करना, ये सब शरीर के हिसाब से इलेक्ट्रिकल फ्लो है, सिर्फ और कुछ नहीं है। उस इलेक्ट्रिकल करंट को पकड़ता है ईईजी। और ऐसे बहुत सारी स्टडीज हुई न्यूरो साइंस में, जब मेडिटेशन करने के समय देखा गया कि हमारा ईईजी या फंक्शनल एमआरआई कैसे काम करता है। अच्छा। और अब ये साबित हो चुका है कि अगर आप मेडिटेशन ध्यान से कर रहे हैं तो आप कॉग्निटिवली भी, इमोटिवली भी, हर तरीके से बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। लेफ्ट और राइट ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होता है, मेमोरी बेहतर होती है, हर चीज बेहतर होती है, जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं बेहतर होते हैं। तो अब आप उस तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं? मैं बढ़ना चाह रहा हूँ। तो एक बात बताइए, लेकिन आपको ऐसा, आपको देख के एक्चुअली सच बताऊं, ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत मेडिटेटिव पर्सन है। ये जैसे हम लोग क्या होता है, हर चीज सोचते हैं ये करना है, अरे कल से मेडिटेशन करना है, अरे टाइम निकल गया, फिर हो गया टाइम मैनेजमेंट, अरे आज इस मीटिंग में। मैं कभी कभी सोचती हूँ, आपकी जो इंटरव्यूज देख रही थी, अभी आप इतनी देर एआई पर बोल गए, अभी अगर मैं आपसे हिस्ट्री बोलूंगी, रिजर्वेशन बोलूंगी, सब पर आप बोल जाएंगे। आप 24 घंटे ही आपके पास भी हैं, 24 घंटे ही मेरे पास भी हैं। आप ऐसा क्या कर रहे हैं, या मैं ऐसा क्या नहीं कर पा रही हूँ, या मेरे जैसे सारे लोग, that you know better than us and you are so calm? आप एक माँ हैं तो सीधी सी बात है कि बच्चे की परवरिश में आपने समय ज्यादा खर्च किया होगा। भारत में जो बाप होते हैं उनको थोड़ी सुविधा रहती है कि थोड़ा टाइम कम लगता है उनका। फिर अब सपोर्ट सिस्टम ऐसा है परिवार में कि घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर बहुत कम है। ऑफिस में अब इतने लोग हैं, करीब 2000 लोग काम करते हैं हमारी कंपनी में। मैं एमडी हूँ, अब मैंने सीईओ का पद छोड़ दिया ताकि बाकी लोग काम करें। पॉलिसी मैटर से मेरी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो मैं जाता हूँ ऑफिस में, काम करता हूँ, लगातार ध्यान रखता हूँ कि सब चीज़ें ठीक चलें, पर मैं ठीक ठाक फ्री हो सकता हूँ अगर चाहूँ तो। अच्छा। क्लासेस अब मेरी थोड़ी कम हो गई हैं, एक तो इसलिए कितने सेंटर्स में मैनेज नहीं कर सकता हूँ, दूसरा मेरी गले की दिक्कत है कि मैं बहुत लंबी क्लासेस में अब थोड़ी दिक्कत होती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि मैं कम क्लासेस लूँ, तो टाइम मिल जाता है। पहली बार मैंने अभी एक बड़ा स्मार्ट सा बच्चा है, उसको अपना मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव बना लिया है, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग, फॉलो अप और मुझे कब क्या करना है मुझे रोज बताता है कि सर ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये बाद में कर सकते हैं। तो मैं उतना ही फिर वो मीटिंग्स अरेंज कर देता है टीम्स पे या जूम पे। सब सेंटर्स के 50 लोग एक साथ मीटिंग में हैं, एजेंडा पहले से है, मीटिंग खत्म होती मिनट्स बन के आ जाते हैं। अब तो मिनट्स भी अपने आप बन जाते हैं, ऐसे पता है आपको। आपको केवल माइक्रोसॉफ्ट टीम से मीटिंग लेनी है, हाँ। वो खुद ही मिनट्स बना के दे देगा आपको। अच्छा। कुछ नहीं करना, मिनट्स बन के आएंगे, उसमें लिखा होगा एक्शनेबल आइटम्स कौन से, सब चीज़ें लिखी होती है। विद द हेल्प ऑफ एआई एंड ए लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। और असली बात है, अगर शौक है तो वक्त निकल जाता है। आप सरप्राइज होंगे कि मैं नींद को लेके बहुत पक्का आदमी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि 8 घंटे रोज सोऊं। 8 नहीं हो पाता, लेकिन 7 घंटे। अर्ली टू बेड है या लेट टू राइज? पहले मैं 3 बजे सोता था रात को, पिछले 25 साल से लगभग 3 से 10, साढ़े 10 में सोता था।
अच्छा 25 साल मैंने ऐसे गुजारे। 3 महीने पहले से मैंने थोड़ा सा चेंज करना शुरू किया। हेल्दी नहीं है ना वाला स्टाइल? शायद ना हो, पर मैं तो हेल्थ ठीक है मेरी तो हेल्थ। मुझे आज तक कोई ऐसा नुकसान लगा नहीं इस चीज से। मैंने तो डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि अगर आप एक निश्चित समय पे सोते हैं, निश्चित पे उठते हैं, तो 7 घंटे सोते हैं तो दिक्कत नहीं है। ठीक। मेरा पूरा शेड्यूल वैसा ही था ना। मैं असल में भारत में रहते हुए लंदन के टाइम से चल रहा था। तो जब मैं उठता था तो लंदन में सुबह 5:30 बजते थे। हाँ, तो मैं सोचता था कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैं वहां पर हूँ, तो मैं अर्ली टू राइज मान लेता हूँ। तो फिर मेरे से भोजन है तो मैं रात को 9 बजे खा लेता था, 3 बजे सोता था, 6 घंटे गैप मिल जाता था, तो वो दिक्कत भी नहीं आ रही थी। अब मैंने 3 से कर दिया 12 बजे, लेकिन अब धीरे धीरे फिर वापस 1 पे आ गया। आजकल मैं 1 बजे सोता हूँ, 8:30 9 तक उठ जाता हूँ। 2 घंटे मेरा सुबह आजकल फिक्स है। मैं ट्रेडमिल, जिम मतलब स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योग, सूर्य नमस्कार वगैरह, प्राणायाम, ये सब करता हूँ। करीब 2 घंटे आजकल देता हूँ। पूरा अपना फिटनेस पर देता हूँ। अभी शुरू किया 3 महीने पहले, पर 3 महीने हो गए तो मुझे लगता है कि मैं कंटिन्यू कर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जिम इसलिए कि हमारी उम्र में, क्योंकि प्रोटीन एक तो कम मिलता है वेजिटेरियंस को, और भारत के लोग इतने छोटे इसीलिए होते हैं कि प्रोटीन उनके पास है ही बहुत कम। भारत मतलब ऐसे बहुत सारे देशों में। तो हमें आजकल मेरे बेटे ने समझा दिया कि प्रोटीन बहुत जरूरी है, तो प्रोटीन थोड़ा बहुत करते हैं, कोशिश करते हैं। बाकी हमारी उम्र में अगर हम स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान ना दें, मसल्स पे काम ना करें, तो 60-65 होते होते मसल्स और हड्डियां अलग होने लगती हैं। फिर एक बार गिरना है और चीजें खत्म हो जाएंगी। तो हमें समझ में आएगा कि चलने से उतना फायदा हमें नहीं है। चलना ठीक है, मैं चलता हूँ करीब 5-6 हज़ार स्टेप्स कम से कम चलता हूँ रोज। ज्यादा ध्यान देना स्ट्रेंथनिंग पे, तो वेट मशीन्स पे या बॉडी वेट पे ही, और फ्लेक्सिबिलिटी, उसके लिए योग है। सूर्य नमस्कार अगर आप ठीक से कर पा रहे हैं तो कितने कर लेते हैं? कितने राउंड मतलब? अभी तो कितने वाला लेवल ही नहीं है। मैं 1 या 2 पे ही अटक जाता हूँ अभी, लेकिन मैं करता हूँ। वो हमें सिखाती है एक टीचर, तो हम धीरे धीरे होने लगा है कुछ कुछ। अब जैसे सीधे बैठ के पैर पकड़ में आ जाता है। अच्छा। अभी नाक तो घुटने पे नहीं लगता, लेकिन हाथ पकड़ में आ जाता है पैर। तो धीरे धीरे 1 आध साल में हो जाए, क्योंकि